Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with a new series on the international law, and in this series I have discussed certain important questions relating to the international law. Today in this series, today I will discuss with one more important question relating to the international law, that is the nature of international law and whether the international law is the law in the proper sense or not. Give reasons for your answer. That is your question. If we talk about the international law, so whether the international law is a law or not, फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज लॉ. अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑस्टिन जी के हिसाब से लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन वेयर देयर इज सैंक्शन एंड फियर. इफ वी टॉक अबाउट द लॉ, यदि हम ऑस्टिन जी के हिसाब से कहें तो लॉ के अंदर आप देखेंगे सैंक्शन और फियर का होना जरूरी है. ये कौन कह रहा है? ऑस्टिन जी कह रहे हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि यदि हम ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है, तो इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि तभी विधि पे कहलाएगी जब उसके पीछे अनुशासनिक एवं भौतिक बल आवश्यक है. यदि आज के टाइम की हम बात करें तो इंटरनेशनल लॉ यदि हम देखते हैं कि उसके अंदर फियर और सैंक्शन का अभाव है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये तो लॉ है ही नहीं. बट यदि आज के टाइम की हम बात करें तो टाइम हैज चेंज्ड, कंसेप्ट हैज चेंज्ड. If we talk about the modern concept, that has changed totally. Now international law is the considered as law. International law के आज के संबंध में law समझा जाता है because there is no consideration of fear and sanction as essential part of the law. आज के टाइम में आप देखेंगे तो जो इंटरनेशनल लॉ है उसके लिए ये कहा जाता है कि इसके पीछे सैंक्शन एवं जो फियर है वो होना जरूरी नहीं है. ये आज के समय की बात है. इफ यू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ और नॉट, इसके लिए आप देखेंगे तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो चार्टर पास किया गया है उसके अंदर आप देखेंगे देयर आर मैनी प्रोविजंस वेयर देयर इज नो फियर एंड सैंक्शन. आप बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे फियर और सैंक्शन नहीं है और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दैट इज नॉट असेंशियल पार्ट ऑफ द लॉ. दिस मीन्स वी कैन से दैट इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ. तो यदि हम इंटरनेशनल लॉ को ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ लॉ है या नहीं है, इसके संबंध में आप देखेंगे तो बेंथम जी ने क्या कहा था कि जो इंटरनेशनल लॉ है दैट इज द कलेक्शन ऑफ द रूल्स गवर्निंग बिटवीन द स्टेट्स. जो इंटरनेशनल लॉ है वो कुछ नियमों का समूह है जो राज्यों के द्वारा उनके रिलेशंस को गवर्न करने के लिए यूज किए जाते हैं. यदि इसके संबंध में हम देखें तो दो मत आपको देखने को मिलेंगे. एक तो वो मत है जो ये कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो वास्तव में विधि है, जबकि दूसरे मत वाले ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है. तो सबसे पहले हम मत लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या वास्तव में विधि है. इफ वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ इन द ट्रू सेंस, यदि हम ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो वास्तव में लॉ है, इज रियली द लॉ. इन दिस व्यू प्रोफेसर ओपनहाइम सेज दैट इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ इन द प्रॉपर सेंस. वो ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ वो लॉ है. क्यों है? बिकॉज इट इन प्रैक्टिस इंटरनेशनल लॉ इज कंसिडर्ड एज लॉ, देयरफॉर द states are bound to follow them, not only from the moral point of view but also from the legal point of view. When the states violate international law, यदि कोई जो स्टेट है यदि वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करती है, then do they deny the existence of the international law? तो क्या उनको डिनाई कर सकती है? नहीं, नो. So if they deny the existence of the rules of the international law, they must be punished in case of violation of those rules. If they can prove that their conduct was अपोजिट टू द इंटरनेशनल लॉ, यदि ऐसा लगता है कि उनका जो उन्होंने कंडक्ट किया है वो उसके विपरीत था, तो कहीं ना कहीं उनको पनिश किया जाएगा. तो दिस मीन्स यदि हम देखें द आर्ग्यूमेंट ऑफ द जूरिस्ट विद रिगार्ड टू द इंटरनेशनल लॉ इज रियली द लॉ और नॉट, दैट मे फॉलो. कुछ रूल्स को वो फॉलो करेगा. फॉर द डेफिनेशन ऑफ द लॉ ए पॉलिटिकल सोवरन अथॉरिटी is not considered necessary. Second one is, in fact, there is a legislative body in the shape of General Assembly and the Security Council. The states entered into the treaties. जो states है उनके बीच में treaty होते हैं which are also considered as legislative. तो this means यदि हम देखें तीसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं? In fact, there is potent judicial machinery in the shape of International Court of Justice. Though its decisions are not binding, but its decisions are binding on the parties when they mutual consent refer to the case to it.
जब भी कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर केस जाता है, कोई भी बात जाता है, तो नेचुरली कि जब उनकी म्यूचुअल कंसेंट से जा रहा है, तो वो जो इंटरनेशनल कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं वो उन पार्टीज पे बाइंडिंग होंगे। इट इज रॉन्ग टू से दैट देयर इज नो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। जैसे हम तो ये इसके पीछे ये कहा जाता है कि इसके पीछे कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो ये बिल्कुल गलत है। टू कन्फर्म द इंटरनेशनल लॉ बिकॉज ऑफ द एडवर्स व्यूज, द मेंबर ऑफ द स्टेट and the fear of the cessation of the diplomatic fear of the war acts as sanction. State don't deny existence of the international law. They interpret international law so as to justify their conduct. In some states, such as the USA, UK, international law is treated as a part of their own law, as a part of their own legislative system. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लॉ वास्तव में लॉ है या नहीं है, इसके संबंध में यदि आप देखें तो ओपनहाइम जी ने भी कुछ व्यू दिए थे और कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा भी उनके व्यू दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अधिकतर जो अर्थशास्त्री है वो इसी मत को स्वीकार करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। जैसा कि अनुशासकीय एवं भौतिक बल का जो है वो लॉ के लिए होना जरूरी नहीं है, इन तत्वों का होना जरूरी नहीं है। कुछ हद तक यदि हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो राष्ट्र संघ में उल्लंघनों से रोकने के लिए कुछ भौतिक बल का प्रावधान है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो स्टार्क जी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। इसके लिए उन्होंने कुछ तर्क भी दिए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आधुनिक जो बहुत से जो समुदाय हैं उनमें औपचारिक विधायनी शक्ति की एक विधि प्रणाली विद्यमान है। सेकंड वन इज विधि निर्माण करने वाली संधियों के फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय विधायनी भी कुछ हद तक मौजूद है। थर्ड वन इज संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय विधि भी सच्चे रूप में वैधानिकता पर आधारित है। प्रोफेसर ओपनहाइम जी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है बिकॉज अभ्यास में इसे निरंतर विधि की मान्यता प्रदान की जाती है और विधि की मान्यता के रूप में अंतरराष्ट्रीय विधि को मानने के लिए वो बाध्यकारी भी हैं। जितने भी स्टेट्स हैं वो उसको मानने के लिए बाध्यकारी हैं। इसके अलावा राज्य जब इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हैं, जब उनका वायलेशन करते हैं, तो वहां पे उनके इंटरनेशनल लॉ के अस्तित्व का आप इनकार नहीं कर सकते, बल्कि उनकी इस प्रकार व्याख्या करते हैं जिससे वो अपने आचरण को, जो उनका जो आचरण जो कर रहे हैं उसको औचित्य सिद्ध कर सकें। कुछ राज्य जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड है, तो वो अंतरराष्ट्रीय विधि को अपनी विधि का भाग भी मानते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है, जो अंतरराष्ट्रीय विधि है, वो वास्तव में विधि है, आप इसे मना नहीं कर पाएंगे। दूसरे व्यू भी जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लॉ इज द रियली द लॉ, आप इसके संबंध में ओपनहाइम और जो स्टार्क है उनके व्यू आप दे सकते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं जब हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट द लॉ, इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है, इसके संबंध में भी कुछ व्यू आपको देखने को मिलेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल लॉ इज नॉट द लॉ, यदि हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ वास्तव में लॉ नहीं है, तो देन वी कैन से दैट according to Austin, international law is not the true law because international law lack the effective legislative provisions, effective legislative machinery, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अंदर अफेक्टिव लेजिस्लेटिव मशीनरी का अभाव है। इंटरनेशनल लॉ लैक्स सैंक्शन विच इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर द लॉ। इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शन नाम की कोई चीज नहीं है जो लॉ के लिए होनी जरूरी है। इन इंटरनेशनल लॉ देयर इज नो डिटर्मिनेशन बाय सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी, जैसा कि म्युनिसिपल लॉ में तो होती है वो अथॉरिटी, उसकी सैंक्शन होती है। इन इंटरनेशनल लॉ देयर इज नो एग्जीक्यूटिव पावर। इसके अलावा जब आप देखते हैं तो इंटरनेशनल लॉ में कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है विच में एनफोर्स द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल लॉ लैक्स द पोटेंट जुडिशरी। सम राइटर्स सेज दैट इंटरनेशनल लॉ एज ए क्वेश्चन, एज ए कॉजी लॉ, वो क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो पूरा लॉ नहीं है, वो कॉजी लॉ है। रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ देयर इज टू व्यूज, देयर आर टू टाइप ऑफ व्यूज। यदि हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के व्यू आपको देखने को मिलते हैं। पहला व्यू ट्रेडिशनल व्यू, ये सबसे पहला व्यू होता है ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशन की बात कर रहा है। इट सेज दैट इंटरनेशनल लॉ इज कंपोज्ड सोलिली ऑन द रूल्स गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स। दोज हु होल्ड्स ट्रेडिशनल व्यू आर द ओपनहाइम, ब्रेयरली, बिट कॉर्बेट, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो ट्रेडिशनल व्यू को फॉलो करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो उन रूल्स को फॉलो करता है, वो उन रूल्स को कंपोज करता है विच आर गवर्न बिटवीन द स्टेट्स, जो स्टेट्स के द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं। तो ये जो व्यू है ये पूरी तरह से ट्रेडिशनल से पे आधारित है। इफ वी टॉक अबाउट द मॉडर्न व्यू, यदि मॉडर्न व्यू की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ, जैसे कि आपको पता है कि जो लॉ है वो दैट इज डायनेमिक इन नेचर, और सिमिलरली इंटरनेशनल लॉ इज आल्सो डायनेमिक। जो लॉ है वो लगातार चेंज होता है, वो कभी भी स्थायी नहीं रहता। और इसी तरह से जब इंटरनेशनल लॉ की बात करेंगे तो वो भी तो स्थायी नहीं है। दो जो होल्ड्स द मॉडर्न व्यू वाले कौन है? फेनविक, स्टार्क, व्हाइटमैन, ये सारे के सारे वो जूरिस्ट हैं जो मॉडर्न व्यू के बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो वास्तव में लॉ नहीं है, इसके संबंध में
इन्होंने क्या व्यू दिए हैं और वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल लॉ वास्तव में लॉ है, इसके संबंध में आप ओपेनहाइमर और स्टार्क जी के व्यू देंगे। तो जैसा मैंने आपको इसके बारे में बताया कि जो इंटरनेशनल लॉ है, तो यदि हम इसका निष्कर्ष निकालें तो इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ। यदि आज के टाइम में हम देखते हैं तो इंटरनेशनल लॉ को पूरी तरह से लॉ का दर्जा दिया गया है, बट इट इज ए वीक लॉ। ये आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज द वीक लॉ इन कंपैरिजन विद द म्युनिसिपल लॉ। यदि इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो ये म्युनिसिपल लॉ के संबंध में इससे वीक लॉ है। लॉ तो है परंतु वीक है उसके संबंध में, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो कोरेसिव एजेंसी टू एनफोर्स इट। इसके संबंध में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको लागू करने वाली एजेंसी का अभाव है। एंड इट हैज फ्रीक्वेंटली बीन वायलेटेड। ये इसका जो वायलेशन है वो लगातार होता रहता है। जनरली आप देखेंगे इनका वायलेशन होता रहता है। जबकि आप जब म्युनिसिपल लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पे इसका वायलेशन होना आसान नहीं है। वहाँ पे जब आप वायलेट करेंगे तो नेचुरली वहाँ पे स्टेट के द्वारा आपको पनिश किया जाएगा। वहाँ पे देयर इज कोरेसिव एजेंसी इन केस ऑफ म्युनिसिपल लॉ। So this means we can say that international law is the law in the true sense, but it is a weak law in comparison to the municipal law. International law is the true law in the international law जो है वो true law है, because the statute don't deny the existence of the international law. On the contrary, they interpret the international law so as to justify their conduct. In this series हम केस ले सकते हैं पैक्यूट वर्सेस हबाना केस. In this case, Justice Gray has observed that international law is a part of our law and must be ascertained and administered by the courts of justice of the appropriate jurisdiction. जो पैक्यूट हबाना केस हुआ था उस केस के अंदर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल लॉ, इसको ये कहा गया था कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो हमारे लॉ का ही भाग है एंड मस्ट बी असर्टेन्ड एज एडमिनिस्टर्ड बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसको असर्टेन किया जाना जरूरी है कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, और इसके जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो उन पर अप्लाई होंगे। एंड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड कन्वेंशंस आर आल्सो ट्रीटेड एज इंटरनेशनल लॉ एंड द लॉ इन द ट्रू सेंस। जो जितनी भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं, ट्रीटीज होती हैं, वो इंटरनेशनल लॉ का भाग है, वो लॉ का भी भाग है। एंड दैट इज वाई इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ। जो यूनाइटेड नेशन है वो कहीं ना कहीं आपके लीगली पूरी इंटरनेशनल लॉ के आधार पर ही बनाया गया है। एंड आपको पता है कि इसके जो रूल्स हैं दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल द स्टेट्स। तो दैट वी कैन से दैट इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ इन द ट्रू सेंस। इन सम स्टेट्स जैसे कि यूएसए एंड यूके, मैंने आपसे क्या बताया कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो उसको अपने लॉ का ही हिस्सा मानते हैं। In this, Justice Gray has observed that the international law is a part of our law and must be administered by the courts of justice. As per the statute of the International Court of Justice, the International Court of Justice has to decide the disputes as are submitted to it in accordance with the international law. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट के आधार पे यदि हम देखें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो भी डिसीजन जाते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स उसके अंदर जाते हैं, और वो पार्टीज की यदि आपसी समझ से जा रहे हैं तो वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ जो है को वो सबमिट किए जाते हैं। इंटरनेशनल लॉ के अंडर ही उसको डिसाइड किया जाता है। एंड द इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड कॉन्फ्रेंसेज आर आल्सो ट्रीट इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ। और जितनी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटी जो या कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं उनके द्वारा भी इंटरनेशनल लॉ को लॉ की कैटेगरी में ही डाला गया है। इसके अलावा आप देखते हो यूनाइटेड नेशन जो है दैट इज ट्रूली बेस्ड ऑन द लीगलिटी ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, वो भी इंटरनेशनल लॉ के आधार पे है। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 94 ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर, द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। यदि हम सेक्शन आर्टिकल 94 की बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर की, तो वो ये कहता है कि जितने भी डिसीजन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दिए जाएंगे दे मस्ट बी बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट। जो पार्टीज है, जो भी डिस्प्यूट से संबंधित जो पार्टीज हैं या स्टेट्स हैं, उनके ऊपर वो बाध्यकारी होंगे। नेचुरली कि तभी बाध्यकारी है तो इसका मतलब वो लॉ है। तो दस वी कैन से दैट इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ इन द ट्रू सेंस। कस्टमरी रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द लॉ मेकिंग ट्रीटीज। जितने भी तो कस्टमरी रूल्स वगैरह थे इंटरनेशनल लॉ के, उनको आज इंटरनेशनल ट्रीटीज या कन्वेंशन के स्थान पर रिप्लेस कर दिया गया है। और ज्यादातर जो इंटरनेशनल लॉ जो है उसके अंदर आप देखेंगे तो दे कंप्राइजेज ऑफ रूल्स लेड डाउन फॉर वेरियस लॉ मेकिंग ट्रीटीज। जैसे कब ले लो जेनेवा कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन, तो जनरली वो उन्हीं के द्वारा कंप्राइज किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन फैक्ट्स एंड आर्गुमेंट्स द इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ इन द ट्रू सेंस। यही हम कहेंगे कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो वास्तव में लॉ है। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स यूके ट्रीट इंटरनेशनल लॉ एज द पार्ट ऑफ देयर लॉ। इन द केस ऑफ वेस्ट ट्रेंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी, द कोर्ट हेल्ड दैट इंटरनेशनल लॉ हैज कंसीडर्ड इट एज द पार्ट ऑफ देयर ओन लॉ। And from that, the above analysis, we can reveal that international law is the law and the international law is the law. But the question arises as to what are the basis of the international law. यदि हम बात करते हैं कि भी इंटरनेशनल लॉ, हमने ये तो कह दिया कि वो लॉ है, तो इसका आधार क्या माना जाएगा वास्तव में। तो इसी के आधार के संबंध में आपको दो तरह की थ्योरी दी गई है। सबसे पहली थ्योरी बताइए नेचुरलिस्टिक थ्योरी। If we talk about the naturalistic theory, the jurists of this theory are of the view that international law is the part of our law of the nature. जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो हमारे नेचर के लॉ का भाग है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टार्क है
स्टेट सबमिट्स टू इंटरनेशनल लॉ बिकॉज देयर रिलेशंस आर रेगुलेटेड बाय हायर लॉ। भी स्टेट्स एक दूसरे को जब उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो अपने रिलेशन को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ के तहत उसको सबमिट करते हैं, क्योंकि वो उस कहीं ना कहीं उसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं उनके जो कंडक्ट होते हैं, उनके जो रिलेशन होते हैं। एंड द लॉ ऑफ नेचर of which international law but the part of law, इसका मतलब जो international law है that is the part of law and the law of nature was connected with the religion. It was regarded as the divine law. Natural law are the original and fundamental and they incorporate the will of the governor governed and advanced their consent or will, and that is why international law is deemed to the based on the natural law. इसका जो international law है वो natural law के आधार पे बनाया गया है। तो इसी तरह से आप प्रोफेसर वेटल जी का व्यू दे सकते हैं, क्रिश्चियन विटोना, दीज आर द मेन सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी एंड दे व्यू दैट द नेचुरल लॉ इज अनसर्टेन एंड डाउटफुल। जो नेचुरल लॉ होता है क्योंकि वो सर्टेन नहीं है, वो डाउटफुल रहता है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे ये कहेंगे जो नेचुरल लॉ के आधार पे क्योंकि इंटरनेशनल लॉ बनाया गया तो ये अनसर्टेन है और ये डाउटफुल भी है। बट दे एक्सेप्टेड एट द सेम टाइम, उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो नेशनल नेचुरल लॉ है दे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रोथ एंड हैज बीन गिवन बर्थ टू द इंटरनेशनल लॉ। जो नेचुरल लॉ है उसी का आधार पे इंटरनेशनल लॉ का जन्म हुआ, उसी के आधार पे उसकी डेवलपमेंट हुई है। एंड मोस्ट ऑफ द लॉज आर फ्रेम्ड बाय द फ्रॉम द नेचुरल लॉ, और ज्यादातर जितने भी कानून होते हैं वो नेचुरल लॉ के आधार पे ही बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला व्यू मैंने आपको बताया नेचुरल लॉ के आधार पे इसको बनाया गया है। सेकंड थ्योरी आप कहते हैं पॉजिटिविस्ट थ्योरी। एज पर दिस थ्योरी लॉ विच इज इन फैक्ट एज कंट्रास्टेड विद द लॉ विच ought टू बी। जनरली जितने भी फैक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं उसी आधार पर बनाए जाते हैं, लॉ उसी आधार पर बनाए जाते हैं कि वो क्या होना चाहिए, क्या चीज सही है। एंड द पॉजिटिविस्ट बेस देयर व्यू ऑन द एक्चुअल प्रैक्टिस। जो पॉजिटिविस्ट के जो व्यू होते हैं वो एक्चुअल स्टेट्स की जो एक्चुअल प्रैक्टिस होती है उसी के आधार पर उनके व्यू डिपेंड करते हैं। इन देयर व्यू कस्टम्स एंड ट्रीटीज आर द मेन सोर्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। उन्हीं के आधार पर ये कहा गया कि जो कस्टम और जो ट्रीटीज होती हैं, जो कन्वेंशंस होती हैं, वो इंटरनेशनल लॉ का मेन आधार है। अकॉर्डिंग टू जर्मन इकोनॉमिस्ट हीगल, इंटरनेशनल लॉ इज द नेचुरल कंसेंट ऑफ स्टेट्स। जो इंटरनेशनल लॉ है वो नेचुरल कंसेंट है, स्टेट्स के द्वारा दी गई सहमति है। विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स नो लॉ कैन बाइंड द स्टेट्स। जब तक वो स्टेट्स की कंसेंट नहीं होगी नेचुरली कि उनको कोई कानून उन्हें बाध्यकारी नहीं कर सकता। एंड दिस कंसेंट में बी एक्सप्रेस और द इम्प्लाइड, और वो जो कंसेंट दी जा रही है वो एक्सप्रेसली भी दी जा सकती है, इम्प्लाइडली भी दी जा सकती है। एज अ पॉइंटेड आउट बाय द स्टार की इंटरनेशनल लॉ कैन बी लॉजिकली बी रिड्यूस्ड to a number of rules depending on their validity only on the fact that state have consented to them। जो इंटरनेशनल लॉ है दैट कैन बी इन लॉजिक, मतलब उसका जो लॉजिक है वो इसी आधार पे लिया जा सकता है कि वहां पे जो उसकी जो वैलिडिटी है वो इसी फैक्ट पे डिपेंड करती है कि वो जो स्टेट्स है क्या उनके संबंध में सहमति दे रही है नहीं दे रही है। एज पॉइंटेड बाय द ब्रियरली, द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉजिटिविज्म टीचेस अस दैट द इंटरनेशनल लॉ इज द सम ऑफ रूल्स। और जो डॉक्ट्राइन आप देखेंगे जो ब्रियरली जी हैं उन्होंने यही कहा था कि जो पॉजिटिविस्ट है वो हमें यही सिखाते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है दैट इज द सम ऑफ रूल्स, वो नियमों का समूह है। बाय विच स्टेट्स हैव कंसेंटेड, जिसके जिसके लिए स्टेट्स ने अपनी सहमति दे दी है। एज सेड बाय हॉक, द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ इज द नेचुरल कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। जो बेसिस है इंटरनेशनल लॉ का वो नेचुरल कंसेंट है जो स्टेट्स के द्वारा दी गई है। एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स नो लॉ कैन बाइंड द स्टेट्स। कि कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो स्टेट्स को बाइंड कर सके। इसी के समय जब आप देखेंगे तो इसको क्रिटिसाइज जब किया गया है तो इसके जो क्रिटिक्स है वो ये कहते हैं कि कंसेंट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। भी हर कानून के लिए कंसेंट जरूरी नहीं है। देयर में भी सर्टेन लॉज विच आर बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स। कुछ ऐसे कानून भी हैं जो स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग है जबकि वहां पे कोई सहमति नहीं दी गई है। जैसे कि आप ले सकते हैं वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, उसके ऊपर कोई कंसेंट नहीं है फिर भी वो कानून है। आर्टिकल 36 ऑफ द ट्रीटी, जो वियना कन्वेंशन जो है इसका जो आर्टिकल 36 है वो ये कहता है द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी मे बी बाइंडिंग ऑन द थर्ड पार्टीज इवन इफ दे हैव नॉट कंसेंटेड टू इट। कि इसके जो प्रोविजंस है वो थर्ड पार्टी पे भी लागू हो सकते हैं चाहे भले ही उन्होंने कंसेंट दी हो या ना दी हो। तो नेचुरली किसका तो कंसेंट जरूरी नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे तो गोसिल हर्ष जी कहते हैं कि दैट द इंटरनेशनल लॉ इज इन फैक्ट द बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स। जो इंटरनेशनल लॉ वास्तव में वो स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग है क्योंकि इसके बिकॉज दे आर द स्टेट्स। दिस इज वेरी मच करेक्ट बिकॉज एवरी स्टेट इन द वर्ल्ड वांट्स पीस। क्योंकि ये जितनी भी स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं शांति और लॉ एंड ऑर्डर चाहती है। एंड दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब इंटरनेशनल लॉ का एग्जिस्टेंस वहां पे हो। Therefore, it is a natural interest of the states to accept the existence of the international law। इसी तरह से जब आप कहोगे तो इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं उनकी स्टेट्स की जो है वो उनकी अपनी एक नेचुरली उनके द्वारा कंसेंट दी जा रही है, इसका मतलब वो उसके इंटरेस्ट में है। तो दिस मीन्स वी कैन से दैट इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ। यहाँ पे इस तरह से हम यही कहेंगे कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो लॉ है। यदि हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिसिंग पॉइंट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस, जैसे कि आपको पता है कि होलैंड जी ने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिसिंग पॉइंट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। In his view, rules of the international law are followed by courtesy and hence they should not be kept in the courts category of the law.
इंटरनेशनल लॉ इज नॉट एनेक्टेड बाय ए सोवरेन किंग, इट हैज आल्सो नो सैंक्शन। जैसे मैंने आपसे बताया था कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके जो प्रोविजंस है वो सोवरेन किंग के द्वारा नहीं बनाए गए, ना ही उसके पीछे कोई सैंक्शन है, ना ही कोई मतलब बाध्यकारी कोई प्रोविजंस बनाए गए हैं फॉर देयर एनफोर्समेंट विच इज असेंशियल एलिमेंट, जो कहीं ना कहीं उसके पीछे फियर और सैंक्शन होना जरूरी है, जो वहां पे है ही नहीं। तो दिस मीन्स, और जबकि म्यूनिसिपल लॉ में ऐसा नहीं है, म्यूनिसिपल लॉ में तो आप देखेंगे फियर भी है, सैंक्शन भी है, उसके पीछे एक अथॉरिटी भी है। तो होलैंड जी ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है दैट एज द विनिशिंग पॉइंट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस, बिकॉज इन हिज व्यू देयर इज नो जज और आर्बिटर टू डिसाइड द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड दैट द रूल्स ऑफ द लॉ आर फॉलोड बाय द स्टेट्स। जो रूल्स एंड स्टेट्स मतलब जो लॉ के जो इसको फॉलो किया जा रहा है ये कोर्ट्स के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। वहां पे कोई सैंक्शन या कानून वगैरह कुछ नहीं है, ना कोई सैंक्शन है, ना कोई फियर है, ना कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसके द्वारा वो नियम बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि ऑस्टिन जी ने भी यही बात कही थी। तो यहाँ पे आप यही कहेंगे कि इट इज सेड दैट कि इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिशिंग पॉइंट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। जो इंटरनेशनल लॉ है वो वेनिशिंग पॉइंट है जूरिस्प्रूडेंस का। तो दिस जो ये जो व्यू है दैट इज नॉट करेक्ट, वास्तव में ये व्यू सही नहीं है। इट इज नाउ जनरली एग्री दैट द होलैंड व्यू दैट द इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। नाउ इट इज वेल सेटल्ड दैट द इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में यदि आप देखें तो इंटरनेशनल लॉ को लॉ समझा जाता है। इन द ट्रू सेंस इंटरनेशनल लॉ इज नॉट एनेक्टेड बाय द सोवरन। वास्तव में इंटरनेशनल लॉ को सोवरन के द्वारा पास नहीं किया जाता, कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो उसको एनफोर्स करे, परंतु फिर भी ये लॉ है, बट इट इज द वीक लॉ इन कंपेरिजन ऑफ द म्युनिसिपल लॉ। म्युनिसिपल लॉ से इसको कमजोर माना जा सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल लॉयर्स नॉट सब्सक्राइब टू दिस व्यू इज बेस्ड ऑन द प्रपोजिशन दैट देयर आर द नो सैंक्शन। क्योंकि इसके पीछे कोई सैंक्शन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये कहेंगे कि लॉ तो है बट दैट इज वीकर देन द म्युनिसिपल लॉ, yet it cannot be successful contended that there are no sanction at all behind the international law. And the jurists who don't consider the international law at the vanishing point of the, और कुछ ऐसे jurists जो इसको ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट द vanishing point of the jurisprudence। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द स्टेट लॉ एंड द इंटरनेशनल लॉ। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो स्टेट लॉ होता है जो इंटरनेशनल लॉ होता है उनके बीच में डिफरेंस होता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है दैट कैन नॉट बी एनेक्टेड बाय द स्टेट, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है उसको स्टेट के द्वारा एनेक्ट नहीं किया जा सकता। बट स्टिल देयर इज एजेंसी, भाई यहाँ पे उसके लिए एजेंसी तो है इसके एनफोर्समेंट के लिए। बट अकॉर्डिंग टू डाइस इंटरनेशनल लॉ इज ओबेड एंड कंप्लाइड विद ऑल द स्टेट्स। इंटरनेशनल लॉ को ओबे भी किया जाता है और उसका उनका पालन भी किया जाता है स्टेट्स के द्वारा, बिकॉज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स इटसेल्फ। क्योंकि ये तो इन स्टेट्स के कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में है, क्योंकि हर स्टेट जो है शांति चाहती है, ऑर्डर चाहती है, अपनी लॉ चाहती है हर स्टेट के अंदर। फॉर दिस ऑब्जेक्ट दे मस्ट हैव टू फुलफिल दे मस्ट हैव द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। द द जजमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स। या भले उसके पीछे सोवरेनिटी है या नहीं है, सोवरेन अथॉरिटी है या नहीं है, परंतु उसके जो डिसीजन है वो बाइंडिंग बनाए जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, उसको बाध्यकारी किया गया है। इफ एनी स्टेट डज नॉट ऑनर द जजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यदि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जा रहा है यदि उसको पालन नहीं किया जाता, तो सिक्योरिटी काउंसिल में मे गिव द रिकमेंडेशन अगेंस्ट द स्टेट, वहां पे उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है उस स्टेट के अगेंस्ट। एंड द जुडिशियल पावर इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द स्टेट्स। और उसकी जो जुडिशियल पावर है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को दी गई है, जो वॉलंटरी कंपल्सरी है, उसको स्टेट्स के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया है। एंड द जजमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज बीन फॉलोड बाय टिल डेट, और आज तक उसको फॉलो भी किया जा रहा है उसके जजमेंट्स को। एंड द सिस्टम ऑफ एनफोर्समेंट सैंक्शन एंड फियर हैज बीन डेवलप्ड। इसके अलावा आप देखेंगे तो सैंक्शन और फियर जो है, जो ये जो एलिमेंट बताए जा रहे हैं, इनको भी कहीं ना कहीं डेवलप किया गया है। जैसे कि आप कहेंगे कि इफ देयर इज अ थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यदि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पे कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो यदि आप देखते हैं तो वहां पे जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसका जो चैप्टर 7 है, द सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक द नेसेसरी स्टेप्स। उसके तहत जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो नेसेसरी स्टेप्स ले सकती है टू मेंटेन and restore the international peace and security. And besides this, decisions of the International Court of Justice are final and binding on the parties of a dispute. जितने भी डिसीजन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दिए जाते हैं वो बाइंडिंग भी होते हैं पार्टीज के ऊपर, जो भी डिस्प्यूट जिनके बीच में अराइज होगा। एंड द गल्फ ऑफ वार इराक ट्रेसपास्ड एंड एक्वायर्ड द होल टेरिटरी। इसके सामने आप एग्जांपल ले सकते हैं जो गल्फ वार हुआ था 1991 में, जिसके अंदर इराक ने ट्रेसपास किया था। दे एक्वायर्ड द होल टेरिटरी ऑफ कुवैत, और कुवैत की जो मतलब जो टेरिटरी थी वो उसके द्वारा एक्वायर कर ली गई इन द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ऐसी स्थिति में आपने देखा तो सिक्योरिटी काउंसिल दैट पास रिजोल्यूशन अगेंस्ट द इराक। सिक्योरिटी काउंसिल ने इराक के अगेंस्ट एक रिजोल्यूशन पास किया था और ये कहा गया था कि वो उसको खाली करें, बट द इराक डिड नॉट ऑनर द रिजोल्यूशन। उसने उसका रिजोल्यूशन का पालन नहीं किया जो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा पास किया गया था। तो hence therefore may economic and political restrictions were imposed। उसके ऊपर पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन डाली गई थी इराक के अगेंस्ट, बट ऑल इन वेन, परंतु वो असमर्थ रही।
देन यूएसए एंड हर एलाइज, उसके जो एलाइज थे, दे वर परमिटेड टू कंपेल द इराक टू ऑनर द रिजोल्यूशन, और उनको ये कहा गया था कि इसको आपको कंपेल करना है इराक को, कि वहां पे वो सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा जो रिजोल्यूशन पास किया गया है उसका वो पालन करें। कॉन्सिक्वेंटली यूएसए एंड हर एलाइज यूज्ड फोर्स अगेंस्ट द इराक, उन्होंने इसके इराक के अगेंस्ट फोर्स यूज किया और उसको कुवैत को उससे आजाद करवा लिया था। एंड द सेम एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट द नॉर्थ कोरिया। इसी तरह से आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया जो कांगो वगैरह है उसके अंदर भी वहां पे एक्शन लिया गया था 1948 और 1961 में। वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो पेनल्टी इंपोज की गई थी लीबिया के अगेंस्ट, क्योंकि उसने शूटिंग डाउन किया था अमेरिका के प्लेन को। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह के जो आप कंडीशन देखोगे तो वहाँ पे दोनों सिटीजन दो, 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 टू सिटीजन्स वर किल्ड। इस वाले जो प्लेन में जो मैंने आपको बताया है अमेरिका प्लेन जो शूटिंग हुआ था, वहाँ पे जो शूटिंग हुई थी तो उसके अंदर दो जो सिटीजन थे वहाँ पे मारे गए थे उसके अंदर। और वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा दे फोर्स लिबियान गवर्नमेंट टू सरेंडर, उसने लिबियान गवर्नमेंट को सरेंडर करने के लिए फोर्स किया था कि भी आपको वो करना पड़ेगा। एंड द टेररिस्ट वर इन्वॉल्व इन दिस मिसहैप एंड लिबिया ओबेड द पाल, मतलब उसने सिक्योरिटी काउंसिल के जो ऑर्डर था उसका पालन किया भी था। तो इस तरह से आप देखेंगे तो वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं उसके द्वारा जो स्टेट्स होती है वो बाध्यकारी भी होती हैं। उसके पीछे मतलब इसका मतलब कह सकते हैं कि एनफोर्समेंट एजेंसी कार्य कर रही है, और वहाँ पे जो रूल या नियम जो बनाए जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के द्वारा दे आर आल्सो बाइंडिंग ऑन ऑल द स्टेट्स, वो स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग भी है। तो दैट वी कैन से दैट इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ। तो आप इसे कैसे नकार सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है, बट इट इज ए लॉ, बट इट इज वीक लॉ इन कंपेरिजन टू द म्यूनिसिपल लॉ। आप ऐसा कह सकते हैं कि म्यूनिसिपल लॉ के संबंध में वो वीक तो है परंतु वास्तव में लॉ है, आप इसे नकार नहीं सकते। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डिस्कशन, जो मैंने अभी अभी आपको डिस्कशन बताई है, इट मे कंक्लूड दैट द इंटरनेशनल लॉ इज इन फैक्ट द लॉ, वास्तव में लॉ है। एंड इन इट इज रॉन्ग टू से दैट इट इज द वेनिसिंग पॉइंट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इट इज द वेनिसिंग पॉइंट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस, ये वेनिसिंग पॉइंट नहीं है जूरिस्प्रूडेंस का। तो दस वी कैन से दैट इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ, दैट इज द कंक्लूजन। If you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share, and subscribe this channel for the further update. Thank you.